हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर का ये है 5th पार्ट और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अर्लीस्ट पीपल की सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हुई थी, किस तरीके से उनका जो स्थायी जीवन है वो शुरू हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट को ना बहुत सारी जगह पर हट्स एंड हाउसेस के ट्रेसेस मिले हैं। वो हट्स एंड हाउसेस जहाँ पर अर्लीस्ट पीपल रहा करते थे, सो उन घरों के ट्रेसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी जगह पर। अब बहुत सारी जगह में यहाँ पर एग्जाम्पल बुर्ज होम का दिया हुआ है। सो बुर्ज होम का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। बुर्ज होम प्रेजेंट डे कहाँ पर है? कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पर है ये प्रेजेंट डे? कश्मीर में। ये इंपॉर्टेंट है। बुर्ज होम में लोग पिट हाउसेज में रहा करते थे, पिट हाउसेज बनाकर इसमें रहा करते थे। इंपॉर्टेंट है ये, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ सकता है ये क्वेश्चन कि पिट हाउसेज किस साइट पर मिले हैं, तो वो मिले हैं बुर्ज होम पर। तो पिट हाउसेज क्या होते हैं? पिट हाउसेज का मतलब है जब जमीन में गड्ढा खोदकर नीचे घर बनाया जाता हो, ऐसे हाउसेज को हम पिट हाउसेज कहते हैं। तो ये जो पिट हाउसेज थे इनमें ना स्टेप्स भी लगी हुई थी, मतलब सीढ़ियाँ भी बना रखी थी ताकि लोग नीचे अपने घर में जा सके, क्योंकि घर कहाँ थे? घर जमीन के अंदर थे, जमीन में गड्ढा खोद कर घर बना रखे थे। ठीक है, इसीलिए स्टेप्स भी लगा रखी थी। अब ऐसा कहा जाता है, वैसे तो देखो कश्मीर में ठंड होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि मे बी ठंड से बचने के लिए इन्होंने पिट हाउसेस बनाए हों ताकि ये ठंड से बच पाएँ एंड स्टॉर्म वेदर से बच पाएँ, अदर वेदर से बच पाएँ जो बेरेबल ना हो। बट मोस्ट प्रोबेबली कोल्ड होने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा सर्दी होने की वजह से ये लोग पिट हाउसेस में रहा करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर कुकिंग हार्ट्स भी मिले हैं, मतलब आग जलाकर कुकिंग करने का सामान भी मिला है। तो ये लोग कुकिंग करते थे इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स। अब इसके पीछे भी कहा जाता है कि मे बी इसके पीछे रीज़न होगा वेदर। वेदर की वजह से ये लोग घर के बाहर या कभी कभी घर के अंदर कुकिंग किया करते होंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो ये घर के बाहर कुकिंग नहीं कर सकते, सो बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो ये घर के अंदर कुकिंग करेंगे। ऐसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो भी ये घर के अंदर ही कुकिंग करेंगे। लेकिन जब बहुत प्लेजेंट मौसम रहा होगा तो इन्होंने जो है कुकिंग की होगी घर के बाहर। सो ये हो सकता है रीज़न, एक वेदर। अर्लीस्ट पीपल के हाउसेस के अलावा स्टोन टूल्स भी बहुत सारी साइट्स पर मिले हैं, लेकिन ये जो स्टोन टूल्स है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है पैलियोलिथिक टूल्स से। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नियोलिथिक टूल्स। देखो हमने 3 पीरियड ये पढ़े। अगर हम पैलियोलिथिक टूल्स की बात करें तो इस टाइम पर स्टोन का यूज़ किया जाता था, पत्थरों से टूल्स बनाए जाते थे। फिर हम एंटर करते हैं मीज़ोलिथिक में। मीज़ोलिथिक में भी स्टोन टूल्स का यूज़ किया जाता है बट टाइनी स्टोन टूल्स होते थे। अब हम एंटर कर रहे हैं नियोलिथिक में। नियोलिथिक में किस तरीके के स्टोन टूल्स यूज़ किए जाते थे? नियोलिथिक में क्या था कि जो टूल्स होते थे स्टोन टूल्स, इनकी ना फाइन कटिंग एज दे दी जाती थी। मतलब जो किनारे होते थे ना, जैसे कि मैं ये दिखा देती हूँ, जैसे कि देखो ये एज है, तो ये एज ना काफ़ी शार्प कर दी जाती थी और इसकी फाइन कटिंग कर दी जाती थी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि नियोलिथिक टूल्स पैलियोलिथिक टूल से बिल्कुल डिफरेंट थे। सो नियोलिथिक में क्या हुआ कि जो स्टोन है उसकी एज को फाइन कटिंग दे दी गई और तरह तरह के फिर स्टोन टूल्स बनाए गए, जैसे कि मोर्टर्स एंड पेस्टल्स। ये 2 टूल्स बनाए गए, मोर्टर्स एंड पेस्टल्स। किसके बने थे ये? पत्थरों के, स्टोन के। ठीक है, और कब? नियोलिथिक एज में। ठीक है, सो मोर्टर्स एंड पेस्टल्स के थ्रू ये लोग ग्रेन को ग्राइंड किया करते थे। मतलब मोर्टर एंड पेस्टल, ये जो चीज़ें, इसको हिंदी में देखो, वैसे अगर मैं यहाँ गांव की लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इनको कुंडी सोटा भी कहा जाता है कई जगह पर, इनको सिलबट्टा भी कहा जाता है बहुत सारी जगह पर, कई जगह पर कुछ और नाम से भी बुलाया जाता है। तो ये मोटर्स एंड पेस्टल्स की हेल्प से क्या होता था ना कि ये लोग ग्रेन्स को पीसते थे, ग्राइंड करते थे। अब ग्रेन्स को क्यों पीसते थे? देखो, आपको जब रोटी खानी है तो क्या आप सीधा गेहूं की रोटी खाते हो? नहीं ना, आप पहले गेहूं को पीस कर उसका आटा बनाते हो, फिर आटे को आप मांडते हो, मतलब गूंदते हो, फिर उसकी रोटी बनाते हो। ठीक है ना? सो मोर्टर्स एंड पेस्टल्स की मदद से ग्रेन को ग्राइंड किया जाता था, अदर प्लांट प्रोड्यूस को ग्राइंड किया जाता था, मतलब पीसा जाता था। वैसे तो आज के टाइम पर भी
गेहूं को ग्राइंड करने के लिए मोर्टर्स एंड पेस्टल्स का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे गाँव में आज भी मोर्टर्स एंड पेस्टल्स का यूज़ किया जाता है, जिसे हम उखल भी कहते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम्स टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड। अब देखो, भले ही हम नियोलिथिक एज में ये देख रहे हैं कि मोटर्स एंड पेस्टल्स आ गए और नए नए टूल्स आ गए, बट इसका मतलब ये नहीं था कि पैलियोलिथिक टाइप्स के जो टूल्स थे वो अब बनने बंद हो गए थे। नहीं, अभी भी उनको यूज़ किया जा रहा था, बट उसमें धीरे धीरे जो है ना उनकी एज को थोड़ा ठीक किया जा रहा था, शार्प किया जा रहा था, राइट। उनमें ऐसे जो पैलियोलिथिक टूल्स थे ना, स्टोन टूल्स, जो स्टोन टूल्स पैलियोलिथिक एज में यूज़ किए जाते थे, उन टूल्स को ना अब मॉडिफाई किया जा रहा था। एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन। अब स्टोन के अलावा ना ये भी ध्यान रखना कि हड्डियों के भी टूल्स बनाए जाते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कितने अलग अलग तरीके के जो टूल्स हैं ये बनाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर अर्दन पॉट्स भी मिले हैं, मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन भी मिले हैं। और ये जो अर्लीस्ट पीपल थे ना, ये कभी कभी इन अर्दन पॉट्स को डेकोरेट कर दिया करते थे, मतलब इस पर किसी न किसी तरीके की कलाकारी कर देना, पेंटिंग कर देना, इनको अलंकृत कर देना। सो कुछ ना कुछ इस पर डेकोरेट वो करते रहते थे कभी कभी। और फिर इन अर्दन पॉट को यूज़ किया जाता था फॉर स्टोरिंग थिंग्स, मतलब चीज़ों को स्टोर करने के लिए अर्दन पॉट्स का यूज़ किया जाता था। जैसे कि इनमें फूड ग्रेन्स को स्टोर कर दिया जाता था या अदर चीज़ों को स्टोर कर दिया जाता था। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने इन पॉट्स में खाना पकाना शुरू कर दिया। अब कैसा खाना पकाते थे? स्पेशली वो खाना जिनमें ग्रेन्स होते थे, ठीक है, जैसे कि राइस, वीट एंड लेंटिल्स। लेंटिल्स का मतलब होता है दाल, ठीक है। सो इस तरीके का खाना ये पकाया करते थे और आज हम लोग यही खाना खाते हैं, चावल, आटे की बनी हुई रोटी एंड लेंटिल्स, दालें, यही सब तो खाते हैं। तो आज ये हमारा एक इम्पोर्टेंट डाइट है। अर्दन पॉट्स के अलावा ये लोग क्लोथ्स को भी वीव करते थे और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को यूज़ करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन। और आज के टाइम पर तो कॉटन का कल्टीवेशन प्रॉपर तरीके से किया जाता है, मतलब कैसे इसको उगाना, फिर इसका हार्वेस्ट करना, राइट। सो इसका अपना एक अलग प्रोसेस है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या ये जो चेंजेस हम पढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे लोग सेटल्ड होने लगे थे, ठीक है, धीरे धीरे लोगों ने फार्मिंग, हर्डिंग शुरू कर दी थी, क्या ये चेंजेस हर जगह पर, हर एक साइट पर एक साथ हुए थे? इसका आंसर है नहीं। काफ़ी टाइम लगा था, लगभग हज़ारों साल लग गए थे, लेकिन बहुत सारी जगह पर अलग अलग तरीके से चेंजेस हो रहे थे। जैसे कि देखो, एक जगह पर हम ये देख सकते हैं कि मैन एंड वीमेन अभी भी हंटिंग कर रहे हैं, फूड को कलेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी जगह हम ये देख रहे हैं कि लोगों ने अब फार्मिंग एंड हर्डिंग करनी शुरू कर दी थी, सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू कर दी थी, ठीक है। सो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हर एक एरिया में अलग अलग तरीके से चेंजेस एंड डेवलपमेंट हो रहे थे। जैसे कि एक जगह पर तो आज भी कुछ लोग शिकार करके अपना खाना कलेक्ट करते थे, अपना फूड कलेक्ट करते थे। एंड दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर लोगों ने फार्मिंग एंड हर्डिंग करनी शुरू कर दी थी और इन्होंने सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू कर दी थी। लेकिन ये जो चेंजेस है ना, इनमें हज़ारों साल लग गए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो इन सारी एक्टिविटीज़ को कंबाइन करते थे, जैसे कि कभी फार्मिंग कर ली, कभी हर्डिंग कर ली, कभी हंटिंग कर लिया। लेकिन ये सारी की सारी एक्टिविटी बदलती रहती थी अलग अलग सीजन्स में, ठीक है। एक तरफ हम क्या देख रहे हैं, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी हंटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने देखा कि कुछ लोगों ने फार्मिंग एंड हर्डिंग भी शुरू कर दी है, मतलब सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू कर दी है। और तीसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग इन सारी एक्टिविटीज़ को साथ में मिलकर किया करते थे, बट सीज़न टू सीज़न वो सारी एक्टिविटी चेंज हो जाती थी। अब हम मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिविंग एंड डाइंग दोनों हम देखेंगे कि यहाँ पर लोग कैसे रहते थे और यहाँ पर जो डाइंग रिचुअल थे वो कैसे थे। आप देखना, अभी आपको पता चलेगा कि जब यहाँ पर लोग मर जाते थे तो उनके साथ ये गोट को दफनाया करते थे, ठीक है। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। देखो, ये जो मेहरगढ़ है ना, ये पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान ईरान का जो बॉर्डर पड़ता है वहाँ पर जो ये बोलन पास है उसके पास में ये मेहरगढ़ पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि मेहरगढ़
वो अर्लीस्ट प्लेस है जहाँ पर लोगों ने बार्ले एंड वीट को उगाना सीखा था, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर लोग शीप एंड गोट्स को पालते थे, इनको डोमेस्टिकेट करते थे। सो शीप एंड गोट फॉर द फर्स्ट टाइम यहीं पर रियर की गई थी, ऐसा कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। हम जितने भी अर्लीस्ट विलेजेस को जानते हैं उनमें से मेहरगढ़ एक है। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। मेहरगढ़ में बहुत सारे एनिमल बोन्स देखने को मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर बहुत सारे एनिमल बोन्स देखे हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग। अब ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें देखो, मेहरगढ़ में एनिमल बोन्स तो मिलते हैं, बट कौन से एनिमल्स के बोन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं? डियर एंड पिग, मतलब हिरण एंड जो सुअर होते हैं उनके बोन्स यहाँ पर, उनकी हड्डियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर शीप एंड गोट्स के भी बोन देखने को मिले, मतलब जो शीप हैं एंड गोट हैं उनकी भी हड्डियाँ यहाँ पर देखने को मिली। तो आपको ना इन चारों का ही नाम याद रखना है, डियर, पिग, शीप एंड गोट। तो आपको इन चारों ही एनिमल्स के नाम याद रखने हैं। इसके अलावा मेहरगढ़ में ना स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस के रिमेन्स भी मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिखाया हुआ है स्क्वायर हाउस का। और हर एक हाउस में 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट होते थे, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा कमरे होते थे, जिसमें से कुछ एक कमरों को यूज़ किया जाता था एज अ स्टोरेज। मतलब इसमें जैसे अनाज वगैरह का भंडार लगा दिया जाता था, फूड वगैरह को कलेक्ट करके रख दिया जाता था। सो एक दो कंपार्टमेंट को ऐसे यूज़ किया जाता था, मतलब इसमें चीज़ें स्टोर कर दी जाती थी। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मेहरगढ़ में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के रिमेन्स मिले हैं। देखो, जहाँ पर भी मैं ये बोलती हूँ ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अपने साथ एनसीईआरटी की बुक ओपन करके रखो, और जहाँ मैं हाईलाइट करने के लिए कहती हूँ या जहाँ मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आप एक स्टार लगा दिया करो ताकि आपको पता चले कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। मेहरगढ़ में अगर कोई इंसान मर भी जाता था तो उसके रिलेटिव्स और उसके फ्रेंड्स काफ़ी उसको उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट या एक इज्जत दिखाया करते थे और उसका काफ़ी ध्यान रखा करते थे। ध्यान कैसा? देखो, अगर कोई मर जाता था ना तो इनका ब्यूरियल का ना एक अलग सिस्टम होता था। क्या होता था? इनको ना एक ऐसा विश्वास था कि लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद भी एक ज़िंदगी होती है नेक्स्ट वर्ल्ड में। तो यहाँ पर आप इसको हाईलाइट करना, मेहरगढ़ के लोग ये विश्वास रखते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ है, मतलब मरने के बाद एक ज़िंदगी होती है। तो यहाँ पर ब्यूरियल का एक अरेंजमेंट होता था और ऐसे सेवरल ब्यूरियल के अरेंजमेंट यहाँ पर मिले हैं मेहरगढ़ में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द डेड पर्सन वॉज बेरिड विद गोड्स विच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज अ फूड इन नेक्स्ट वर्ल्ड। अब देखो, इनका ये मानना था ना कि मरने के बाद एक ज़िंदगी होती है, तो इसीलिए ये क्या करते थे, जब कोई इंसान मर जाता था ना तो उसके साथ ये एक गोट को भी दफना देते थे। इसीलिए दफनाते थे क्योंकि ये कहते थे कि मरने के बाद ज़िंदगी है, तो अब जिसके साथ हमने गोट को दफनाया है वो अगले जन्म में भूखा नहीं रहेगा। दैट मीन्स कि गोट जो है वो फूड का काम करेगी उसके लिए। तो ये इसीलिए एक डेड पर्सन के साथ गोट्स को बरी किया करते थे ताकि नेक्स्ट वर्ल्ड में उसको भूखा ना रहना पड़े। तो इस तरीके का कुछ इनका बिलीफ सिस्टम था और आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एल्सवेयर में फ्रांस का एग्जाम्पल दिया गया है, आप अपने एटलस में फ्रांस एक बार देखना। तो यहाँ पर एक पेंटिंग दिखाई गई है नीचे, ये देखो, ये जो पेंटिंग है, तो इस पेंटिंग के बारे में बताया गया है कि ये पेंटिंग एक केव में मिली है और ये केव है फ्रांस में। और इस साइट को किसने डिस्कवर किया था? 4 स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने डिस्कवर किया था लगभग कुछ 100 साल पहले। और ये पेंटिंग ऐसा माना जाता है कि मेसोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती है, क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम पीरियड दिया है कि ये पेंटिंग ऐसी लगती है जैसे मानो 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। सो हम कह सकते हैं कि ये पेंटिंग मेसोलिथिक टाइम पीरियड की है। सो इन पेंटिंग्स में आप ध्यान से अगर देखोगे तो बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि वाइल्ड हॉर्सेस, ओरोक्स। ओरोक्स जो है ये वाइल्ड फॉर्म है कैटल का।
बाइसन, वुली राइनोसेरस, रेन डियर, बियर। तो इस पेंटिंग में ना ब्राइट कलर्स का यूज़ किया गया है। देखो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स तो यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं, लेकिन ब्राइट कलर्स का यूज़ किया गया है। तो ये जो ब्राइट कलर्स हैं ये कैसे बनाए जाते हैं? ये दो मिनरल्स के द्वारा बनते हैं, आयरन और एंड चारकोल। मतलब इन पेंटिंग में ना आयरन और एंड चारकोल का यूज़ किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि ये पेंटिंग किसी न किसी सेरेमोनियल ओकेजन्स पर बनाई जाती होंगी। मतलब कोई ना कोई ऐसा अवसर रहा होगा या कोई ना कोई स्पेशल रिचुअल रहा होगा जब इन पेंटिंग्स को बनाया जाता होगा। सो यहाँ पर एक रिचुअल है कि जब हंटर्स हंटिंग करने जाते होंगे या जब वो हंटर हंटिंग करते हैं, किसी एनिमल की सर्च में जब लगे होते हैं, तो क्या पता उस टाइम पर इस पेंटिंग को बनाया जाता हो ये दिखाने के लिए कि अब हंटर किस एनिमल को हंट करने जा रहे हैं। सो बहुत सारे ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक नियोलिथिक साइट है जो कहाँ पर है? टर्की में। अब आपको टर्की को लोकेट करना है अपनी एटलस पे। तो कौन सी है वो नियोलिथिक साइट? कैटल हुयूक। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है, कैटल हुयूक। ये टर्की में है। यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें दूर दराज के डिस्टेंसेस से लाई जाती हैं और फिर लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने सेटलमेंट में। तो क्या क्या चीज़ें लाई जाती हैं? जैसे कि फ्लिंट। फ्लिंट होता है एक बहुत चमकदार सा पत्थर। सो ये जो चमकदार सा पत्थर है ये सीरिया से लाया जाता है कैटल हुयूक में। एंड काउरीज लाई जाती हैं रेड सी से। शेल्स लाई जाती हैं मेडिटरेनियन सी से। ठीक है, जो सीपियाँ होती हैं उन्हें शेल कहते हैं। ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत दूर दराज के डिस्टेंसेस से लाई जाती हैं कैटल हुयूक में एंड लोग फिर उनको यूज़ करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर कि जब ये इतने ग्रेट डिस्टेंसेस से चीज़ें लाई जाती थी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती थी तो उस टाइम पर कोई भी कार्ट नहीं था, ना ही कोई व्हील्स थी उस टाइम पर। तो फिर अब आप सोचो कि इन सामान को कैसे लाया जाता था। एक्चुअली ना इन सामान को एनिमल्स के पीठ पर लाद दिया जाता था, जैसे कि कैटल या खच्चर या और भी अदर जो एनिमल्स हो गए, हॉर्स हो गए, उनके पीठ पर लाद कर सामान लाया जाता था या फिर लोगों के द्वारा ये सामान लाया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो सेकंड चैप्टर है 6th क्लास की हिस्ट्री का वो कंप्लीट होता है। मेरा यहाँ पर क्वेश्चन एक है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको मुझे उस साइट का नाम बताना है जिस साइट में जब इंसान मर जाता है तो उसके मरने के टाइम पर उसके साथ गोट को दफनाया जाता है। तो अब आप मुझे उस साइट का नाम बताएंगे कि वो कौन सी साइट है। और दूसरा ही क्वेश्चन ये है कि उसी साइट पर रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर हाउसेस मिलते हैं। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में उस साइट का नाम बताना है। इसी के साथ साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है आज का और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मेरे साथ आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों पर जुड़ सकते हो। दोनों का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी इसका यूज़र नेम देख सकते हो। तो आप यूज़र नेम से सर्च करेंगे तो आपको मैं मिल जाऊँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। इसको आप शेयर कर सकते हो। दिस साइड प्रियंका गौर। I wish you all the best. Keep learning. Thank you so much for watching this video.